हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? बड़े दिनों से डिमांड आ रही थी, सर सीए इंटर का कोई टॉपिक ले लीजिए इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का। आप ज़्यादातर फाउंडेशन के ही वीडियो क्लास में लेकर आते हो, तो उनकी डिमांड पर मैं सीए इंटर का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट के पेपर्स में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में अक्सर मनी सप्लाई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो मैं आज आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, जैसे मैं आपको हर बार देता हूँ, इस बार भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। अनअकैडमी इस बार संडे को जो कॉम्बैट कर रहा है, वो कॉम्बैट सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कृपया करके ये फ्री टेस्ट सीरीज है, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। आप रजिस्टर कराइए, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर के होम पेज पर टेस्ट आइकन को क्लिक कर दीजिए जस्ट, और उसके बाद कॉम्बैट खुलेगा, वहाँ पर एनरोल के बटन को क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। तो यू विल बी एनरोल्ड। 12 बजे ये टेस्ट है, भूलेंगे नहीं। इस टेस्ट में अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 10 फ्रॉम अकाउंट्स, 10 फ्रॉम लॉ, बीसीआर, 10 फ्रॉम इकोनॉमिक्स, बीसीके एंड 10 फ्रॉम मैथमेटिक्स। आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट्स के अंदर अंदर। और अगर आप 1 से लेकर के 3 रैंक्स लेकर आते हैं, तो आपको अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। देखिए यहाँ लिखा है 1 ईयर फाउंडेशन प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है अगर आपकी रैंक आती है 1 to 3, और अगर आपकी रैंक आती है 4 to 10, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है 75%, स्कॉलरशिप मिलता है। यानी कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये का है, तो 750 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी रैंक 11 से 50 तक आती है, तो आपको 50% सब्सक्रिप्शन मिलता है, 50% डिस्काउंट पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर रैंक 51 से 200 की रेंज में आती है, तो डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 25% डिस्काउंट भी अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसका भी कोई चार्जेस नहीं है, टेस्ट का भी कोई चार्जेस नहीं है। बस बात यह है कि आपको समय निकालना है, और समय आपके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज की क्लास में आपको बताने के लिए देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताऊंगा मनी सप्लाई से रिलेटेड कंसेप्ट्स। देखिए मनी सप्लाई सीए इंटर में ग्रुप 2 में, क्योंकि ये वीडियो सीए फाउंडेशन के बच्चे भी देखेंगे, तो ग्रुप 2 के अंदर एक पेपर है इकोनॉमिक्स व फाइनेंस। थोड़ी जानकारी उनके लिए भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। इकोनॉमिक्स व फाइनेंस, शॉर्ट में हम इसको ईएफएफ बोलते हैं। ये है पेपर 8B, जो कि एफएम के पेपर के साथ जुड़ा है। एफएम का पेपर 60 मार्क्स का है, और इकोनॉमिक्स व फाइनेंस का पेपर 40 नंबर का है। 40 नंबर के पेपर में ये कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। तो मनी सप्लाई का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ एक फॉर्मूलेज बताता हूँ, वो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान करने हैं। देखो, हमारे पास NM1, NM का मतलब होता है न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, NM1, NM2 और NM3। ये हमारे पास 3 तरीके के एग्रीगेट्स हैं। ये हमारे लेटेस्ट मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं। उससे पहले M1, M2 और M3 और M4 हुआ करता था। तो पहले मैं आपको वो एग्रीगेट्स भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको वो एग्रीगेट्स भी बता देता हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए। ये मेरे पास 4 मेजरमेंट्स हैं
मनी सप्लाई के। ये है M1, ये है M2, ये है M3 और ये है M4। M1 में आता है करेंसी विद द पब्लिक CC प्लस डिमांड डिपॉजिट्स DD प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। ये तीन चीजें आती हैं। CC का मतलब करेंसी विद द पब्लिक है, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स है, और अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी। अब आइए M2 पर। M2 M2 के अंदर आता है M1 प्लस इसके अंदर आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। बहुत सिंपल, ये हो गया आपका M2। अब आ जाइए M3 पर। M3 में M1 आता है, M2 नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। प्लस इसके अंदर आता है टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स जिसको आप FD भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, 1 साल, 6 साल, 5 साल, वट एवर टाइम पीरियड के लिए जो पैसा आप बैंक के पास रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्म डिपॉजिट्स। इसके बाद M4 है, M4 के अंदर M3 आता है और इसके अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स भी आता है। एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो कि पोस्ट ऑफिस आपको इशू करता है, वो इसका हिस्सा नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारे पास M1, M2, M3 और M4। अब इसके बाद हमारे पास न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स है। पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, तो बहुत अच्छे से फॉर्मूलों को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये मेरे पास अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में NM1 है। NM1 में आता है CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। बिल्कुल सेम एज, बिल्कुल सेम एज M1, M1 के बिल्कुल जैसा है NM1। अब आ जाइए NM2 पर। NM2 में आता है NM1 प्लस इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जिसकी मैच्योरिटी जो है 1 साल के अंदर है, मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, जिसकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर है। फिर इसके बाद है मेरे पास NM NM3। NM3 में आता है NM2 प्लस टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग ओवर 1 ईयर। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर सभी तरीके के टर्म डिपॉजिट आ गए, क्योंकि विद इन 1 ईयर तो NM2 में था ही था, और ओवर 1 ईयर भी आपने जोड़ लिया, तो NM3 में सब तरीके के टर्म डिपॉजिट आ जाते हैं। और इसके अलावा कॉल मनी ऑन द शेयर्स इशूड बाय बैंक। बैंक ने अगर कोई शेयर्स इशू करे हैं तो उसकी जो कॉल मनी है वो भी NM3 का हिस्सा। तो ये हो गया न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। फिर आपको समझना है, जिस पर सवाल अक्सर पूछा भी गया है, वो है रिजर्व मनी। बड़े सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं
और इन फॉर्मूले पर आधारित रहकर आपने क्वेश्चंस कर लेने। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको। अब आइए रिजर्व मनी पर। रिजर्व मनी क्या है, ध्यान से देखते हैं। रिजर्व मनी के फॉर्मूले में दो तीन चीजें हैं, दो फॉर्मूले इनफेक्ट, तो आपको दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1, करेंसी इन सर्कुलेशन। पहली बात करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो भी बैंक का डिपॉजिट है आरबीआई के पास, और प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। यस, दिस इज वेरी मच सिंपल। तो ये तो हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब आते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ। ये फॉर्मूला नंबर 1 था, जिसके अंदर तीन चीजें हैं, सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई, और तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब है मेरे पास फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला 2 में क्या क्या चीजें आएंगी, जरा ध्यान से देखेंगे। रिजर्व मनी का फॉर्मूला है ये। रिजर्व मनी में आएगा नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, जो भी आरबीआई ने गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया है वो। दूसरा, प्लस करेंगे आरबीआई क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर। तीसरा, आरबीआई क्लेम, आरबीआई क्लेम ऑन बैंक्स, बैंक से जो आरबीआई को लेना है, आरबीआई क्लेम ऑन बैंक्स, प्लस आरबीआई नेट फॉरेन एसेट। प्लस गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक। देखो, और इसमें से माइनस करना है आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज, नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। बस आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया रिजर्व मनी का। ठीक है, एक लिक्विडिटी रिजर्व भी है जो कि आपको पढ़ना है, सी इंस्टीट्यूट की किताब में है। लिक्विडिटी रिजर्व के फॉर्मूले मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको सी इंस्टीट्यूट की किताब से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब आपको ये फॉर्मूला आ गए तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ। ये मई 2019 का पेपर है, और देखते हैं यहाँ पर उन्होंने हमें क्या पूछा है, क्या निकालने के लिए पूछा है। यहाँ पर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, M1 निकालने के लिए हमको पूछा है। देखो, हमारे पास यहाँ पर है करेंसी विद द पब्लिक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस
सेविंग डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 में क्या क्या चीजें आती है? तीन चीजें आती हैं। एक आता है करेंसी विद द पब्लिक, यस। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा आता है आपके पास अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं। ये तीन चीजें जो हैं हम इसके अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर है एंड वी कैन यूज द कैलकुलेटर। पहला आइटम ये है आपका करेंसी विद द पब्लिक। आप भी अपने साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 213 प्लस करेंगे इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स 162,374,374.5, फिर प्लस करेंगे इसके अंदर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई यानी कि 765.1। तो हमारे पास आ जाता है 37। ये कुछ डॉक्यूमेंट का पासवर्ड पूछ रहा है, तो इसका आंसर मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन था मई 2019 का, और इसका आंसर है 376419.4। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये M1 निकालना था, ये M1 है। ठीक है, और देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और क्या क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन था, फ्री का मार्क्स है, आपको फ्री का मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारे पास है, ये है नवंबर 2019 का पेपर। तो नवंबर 2019 का पेपर है मेरे पास, और देखते हैं इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मनी सप्लाई का। ये देखिए, यहाँ पर पूछा गया रिजर्व मनी निकालिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, रिजर्व मनी निकालना है। तो रिजर्व मनी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, RBI credit to the commercial sector, RBI claim on bank, RBI government's currency liability to public, RBI net foreign asset और RBI net non monetary liability सब जोड़ दीजिए और 68,032 माइनस कर दीजिए। तो हम इसको सबको जोड़ देते हैं। ये मेरे पास है 851,651,651, 851,651 प्लस 262,115 प्लस 410,410,315 प्लस 185,060 प्लस 72133 जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए आप इसमें से 68032। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है नवंबर 2019 2019 क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। आंसर है इसका 1713242। ये रिजर्व मनी है। सिंपल। चलिए, तो एक बार वापस आ जाते क्वेश्चन पर। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था और हमने बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला आता था। और देखते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास एक दूसरा पेपर भी है, हम अब इस पेपर को सॉल्व करते हैं। यह है नवंबर 2018 का पेपर। नवंबर 2018 में पेपर में देखिए क्या आया है। यहाँ पर क्या पूछा है? M4 पूछा है। तो M4 में सब कुछ आता है, यस। तो आपके पास करेंसी विद द पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स है, अदर डिपॉजिट विद है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है और पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो अब आप इसके अंदर इसको जोड़ दीजिए, बस सिंपल, आपको सब कुछ पता है। 112,206 112,206.6 प्लस डिमांड डिपॉजिट 193,300.5
0.4 प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई लीजिए 614.8, तो ये हो गया आपका M1 आ गया। तीनों चीजें जोड़ेंगे, करेंसी विद द पब्लिक, इसके बाद डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये हो गया 614, ये हो गया आपका 306121.8, ये आया M1। अब आप इसके अंदर जोड़ दीजिए टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। पहले जोड़िए पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट प्लस 277.5, तो जब आप इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा M2, ठीक। फिर आप इसके अंदर जोड़ दीजिए टाइम डिपॉजिट्स 26, आपको ना सीक्वेंस से दिखाना है, पहले M1 कैलकुलेट करना है, फिर M2 कैलकुलेट करना है, फिर M3 कैलकुलेट करना है, सीक्वेंस, क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होंगे। क्वेश्चन तो पता है आपको बहुत आसान है, 310.2, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास M3, ठीक है। और अब आपको M4 निकालना है, तो इसके अंदर आपने जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, अब इसमें पोस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स लिखा हुआ है और पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर बोला होता इंक्लूडिंग तो आप माइनस करते, अब अगर उसने नहीं बोला है तो आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये है नवंबर 2018 था। क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं, मुझे क्वेश्चन नंबर था आपका 7 का सी पार्ट, 7 का सी पार्ट, और निकालना क्या था आपको M4, तो हो गया 573,709.5। ध्यान रखिए क्वेश्चन के अंदर उसने पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट में नहीं बोला है कि इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, अगर इंक्लूडिंग होता तो हम उसको माइनस करते, इंक्लूडिंग नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का अमाउंट M4 में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, और अब है मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ। ये है मेरे पास दिसंबर 2020 का पेपर। यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, ये मेरे पास M4 निकालने के लिए उसने कहा है, M4 निकालने के लिए कहा है, तो M4 में मेरे पास करेंसी विद द पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक है, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, अब इसने बोला हुआ एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो आपको बस ये लेना है, बाकी उसको कुछ भी नहीं करना। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स आरबीआई का, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का हिस्सा नहीं होते, तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है M3, M3 है शायद ये, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, लेकिन M3 ही है। चलिए, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, हम सब चीज़ें ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1 ऐड कर दीजिए, पॉइंट नंबर 2 ऐड कर दीजिए, फिर पॉइंट नंबर 3 ऐड कर दीजिए, पॉइंट नंबर 4 ऐड कर दीजिए, और पॉइंट नंबर 5 ऐड कर दीजिए, और ये वाला हिस्सा इसमें से माइनस कर दीजिए, 6 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास M3 225,432,432.6 प्लस 340,242.4 प्लस टाइम डिपॉजिट्स 2,280,736,736.8 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट 446.7, ठीक है। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 392.7 माइनस कर दीजिए 102.5, तो ये आपके पास आ गया है 847,148.5,
8.7, ये हो गया आपका M3। सिंपल है ना? तो ये सभी कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है, और कुछ में इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आपने 12th क्लास में या 12th क्लास में पढ़े हुए, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में थोड़ा सा एनहांस्ड है। जैसे 12th क्लास में आपने M4 तक पढ़ा था, लेकिन NM1, NM2, NM3 नहीं पढ़ा। रिजर्व मनी है, लिक्विडिटी रिजर्व्स भी है इसके अंदर, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर नए हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। तो जिन बच्चों को और भी इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख करके बता सकते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज्ड, अगर आपको इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ना है, तो जून में हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी पर, जिसमें हम आपको पूरा कंसेप्ट इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का 1 महीने में करा देंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है अनअकैडमी, और 1 महीने में हम पूरा इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा देंगे आपको। डेली क्लास होंगी, अराउंड 25 से लेकर के 28 क्लासेस में हम पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का करा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, वैल्यूएबल समय दिया। अब मैं आपसे विदा लूंगा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर से जो कल कॉम्बैट होने वाला है उस कॉम्बैट को ज़रूर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। धन्यवाद।